नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची, हिंदी विभाग। बच्चों, इसके पहले मैं पहलवान की ढोलक पर चर्चा कर रही थी। उसी का शेष भाग आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, मैं कहानी में यहाँ तक बताई थी कि गांव में हैजा और मलेरिया पूरी तरह से फैला हुआ है। झोपड़ियों में लोग हरे राम हे भगवान का आवाज आ रही थी, लेकिन पहलवान के ढोलक की आवाज से अपना रुदन सब भूल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पहलवान की ढोलक में संजीवनी बूटी शक्ति भर दी हो। और लूटन सिंह श्यामनगर में होने वाले कुश्ती के दंगल देखने गए। वहां पे वो चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वह अनुमति राजा साहब से लेते हैं। राजा साहब ना चाहते हुए भी उसे लड़ने की अनुमति विवश होकर दे देते हैं। बाजे बजने लगते हैं, किंतु लूटन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लूटन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक वह चांद सिंह को, गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लूटन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत व दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल ने धाक दीना तिरकट तीना की आवाज दुहराई। इसका अर्थ है लूटन ने लगाया दाव काट बाहर हो जा। और लूटन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन को कब्जा कर लेते हैं। ढोल के चटाकधा मतलब उठा के पटक दे कहा कि लूटन ने चांद सिंह को जमीन पर दे पटका। ढोलक ने धिनाधिन तिरधिक धिना की आवाज निकाली कि चांद सिंह को लूटन ने चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने धागीर धा बा बहादुर की ध्वनि की, जो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामनंद जी की जय जयकार करने लगे। लूटन ने श्रद्धा पूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लूटन को शाबाशी दी और लूटन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लेते हैं। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे और दूसरी ओर राज पंडित व क्षेत्रीय मैनेजर दबी जवान से उसकी नियुक्ति को विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि लूटन क्षेत्रीय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लूटन के लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं। लूटन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खां नाम का प्रसिद्ध पहलवान भी था। क्षेत्र के सभी पहलवान लूटन से हार चुके थे। अब लूटन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता हुआ चलता जाता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही
मुंह में रख लेता था वह बच्चों जैसे शौक करता था तथा आंखों पर रंगीन अवरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुख से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ लौटता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीतते चला गया। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर जाती है। लूटन के दोनों पुत्र थे। दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते कि वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेगा। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। लूटन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है। अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को मैं प्रणाम करता हूँ। उसने लड़कों को पहलवानी के साथ साथ संस्कार भी सिखाते थे। अचानक राजा का स्वर्गवास हो जाता है और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लेते हैं। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर देते हैं। तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आते हैं। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोपड़ी डाल देते हैं, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों की कुश्ती सिखाने लगते हैं। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारियां गांव वालों ने ही उठा लिए, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज्यादा दिन न चल सकी। अब लूटन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही थे। गांव पर भयानक संकट आता है। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बांधते। सूर्यास्त होते ही घरों में घुस जाते थे। सब चुप रहते थे। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जिसके आवाज से लोग अपने जीने की लालसा पैदा करते थे। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथविहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति भरती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लूटन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लूटन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पहलवानों दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बजा, तब प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी हुई है, यानी लूटन सिंह की लाश पड़ी हुई है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु की इच्छा थी कि उनके शरीर को चीता पर पेट के बल लिटाया जाए। चित नहीं, उनकी चीता को आग देते समय ढोल भी अवश्य बजाया जाए। तो पहलवान की ढोलक की कहानी समाप्त हो गई है। बच्चों, तो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।